जिस रोज से खोई है तब से मैं भागते भागते परेशान हो गया। कहीं बाकी नहीं रखा, कहाँ जहाँ खबर मालूम होती थी वहीं जाता था, कहाँ पता लगता था वहाँ बच्चे हैं। कहीं कहीं बच्चे जैसे कोई कहता था भिखारी लोग पकड़ ले गए, कहीं कुछ है कहीं कुछ है। जैसे थोड़ा भी पता लगता था वहाँ जाते थे। बारी बारी से हर 15 दिन 20 दिन में एक ना एक बच्चा गायब हो जाता था। और खास बात ये थी इस पूरे मामले में कि एक निश्चित लोकेशन से ही ये सारे बच्चे गायब हो रहे थे। लोग ये कहते थे कि पानी की टंकी के पास बच्चा आता है और गायब हो जाता है, लेकिन उसकी कहीं से कुछ ये नहीं पता चलता था कि कहाँ गया बच्चा, क्या गया। और ये सारे जो बच्चे थे, सारे के सारे बच्चे लोअर फैमिली को बिलोंग करते थे। किसी का पिता रिक्शा वाला था तो किसी का पिता रेड़ी लगाने वाला था। ये सारे बच्चे अपने पिता या माँ बाप से मिलने या खेलने के लिहाज से बाहर निकलते थे घर से और अचानक गायब हो जाते थे। सोचते थे कैसा हाल है क्या नहीं है, मतलब उल्टा दिमाग में आता था, गलत दिमाग में आता था। पता नहीं कैसा है क्या है। लड़की हो का तो फिर थोड़ा और ही आदमी अच्छा कौन सोचेगा। वो जब हम लोग बैठते थे साथ में तो मेरी बहन मेरे से बोलती थी कि भारती पापा से ना पैसे मांग ले, चल चीज़ खा के आएंगे। मेरे पापा से जल्दी बोलती नहीं थी। अगर मैं लेती थी तो मेरे में से आधा ले लेती थी और मैं खा लेती थी। मेरी बहन मम्मी पापा के लिए बचा के आती थी। मम्मी कहती थी देख तेरे में इसमें कितना फ़र्क है, ये देख मेरे लिए लेके आती है तो वहाँ पर खा लेती है। तो मम्मी ने बोला कर कि बेटा फॉल के लिए डालनी है, जाकर डाली आओ जाकर। तो फिर वो कहने लगी ठीक है मम्मी मैं चल जाती हूँ। और फिर अड्डे पे ना केला मिला होगा तो मेरी बहन आधा मेरे को दे गई थी और आधा कहती मम्मी भारती को दे देना और आधा मैं खा लेती हूँ। तो मेरे को दे के गई थी केला। फिर उसके बाद मैंने उसे देखा ही नहीं। फिर उसे बहुत ढूंढा पापा लोगों ने। हम उसका रोड पे बैठ के इंतजार करते रहे कि अब आएगी। और जिस कोठी में वो गई थी वो वहीं पे था। मम्मी ने पूछा भी उससे जाकर मेरी बेटी को देखा है, कहने लगा मैंने नहीं देखा, बल्कि उसके घर में ही थी वो, उस टाइम वो जिंदा थी। ऐसा है, ये बच्चों के मिसिंग की घटनाएं जनवरी 2005 से हो रही थी। फरवरी 2005 में पहला इंसिडेंट रिपोर्टेड था। तो उससे पहले मिसिंग की थोड़ी बहुत जांच की गई, लेकिन शायद उन चीज़ों को उतनी गहराई से नहीं लिया गया जितना लेना चाहिए था। आप अगर डेमोग्राफी आपने वहाँ की सिचुएशन देखी होगी। सेक्टर 31 जो है वो पॉश इलाका है, लेकिन उससे जस्ट एडजेसेंट जो इलाका है वो निठारी गांव का है। निठारी गांव में लोगों ने अपने गांव जो था उसमें कमरे बनवा लिए और उनमें जो रह रहे हैं लोग वो ज़्यादातर मजदूर और लेबरर्स हैं। इसके अलावा उस टाइम जब मैं पोस्ट हुआ था वहाँ हमारा चौकी इंचार्ज था SI विनोद पांडे, तो जो वहाँ मौजूद था तो उसको ऑटोमेटिकली उस टीम में लगाया गया। जब इकट्ठे 20-25 केस इकट्ठे हो गए हमारे पास, मैंने देखा इतने लोग गायब हैं। बहुत स्ट्रेंज बात है, इतने लोग एक जगह से गायब हैं। ऐसा कोई क्लू मिल नहीं पा रहा था जिससे केस ब्रेक हो। सर में दर्द होता था, बाल नोचते थे हम लोग, बड़ी टेंशन होती थी। दिन रात सपने में भी आता था कैसा हाउ वी विल डू दिस, कैसे होगा केस। जब जानकारी की पता लगा कि काफ़ी बच्चे इस तरह से गायब हो चुके हैं। उसके बाद मैंने अपनी टीम को लगा के पूरी जो ज्योग्राफिकल लोकेशन थी उसकी मैपिंग कराई कि बच्चे कहाँ से गायब हो रहे हैं। तो पूरी मैपिंग कराने पे हम लोग ये कंक्लूड किए कि मोस्टली बच्चे जो एक 100 मीटर का स्ट्रेच था, निठारी का जो ट्रायंगल है वहाँ से 100 मीटर के स्ट्रेच में गायब हुए।
एक डिस्टेंस क्रिएट होगा, एक ब्लैक होल क्रिएट कर लिया हम लोगों ने। दिस इज द ब्लैक होल। ये ब्लैक होल है जहाँ के बच्चे गायब हो जाते हैं। वहाँ पर हम लोगों ने एक पुलिस पिकेट लगा दिया, पुलिस गार्ड लगा दिया, सो दैट कि फ्यूचर में कोई घटना ना हो और हम आगे रुक पाएँ, पकड़ पाएँ। जैसे पिकेट हटी, अगले दिन 2 लड़कियां गायब हो गई वहाँ से। जब खबर आई 2 लड़कियां और गायब हो गई तो सर हिल गया हमारा। लोगों ने अपने बाल नोचने शुरू कर दिए, कैसे हो गया कि पुलिस पिकेट लगे। हम वहाँ पहुँचे, हमने देखा पुलिस पिकेट नहीं थी, बहुत गुस्सा आया। तो हम लोगों को श्योर हो गया कि जरूर यहाँ कुछ है, समथिंग इज हियर। हमको ये लगा कि शायद ये था। हम लोगों का जो अपना मानना था, जिस पे हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, हम लोग ये सोच रहे थे कोई ऐसा गैंग एक्टिव है जो बच्चों को आइदर फॉर द प्रोस्टिट्यूशन, को ज़्यादातर फीमेल चाइल्ड थी, या और किसी जैसे बैगिंग एगिंग के लिए ले जा रहे हैं। ले सबको ले, आ जाओ ऊपर आ जाओ। इन 4 months हम लोगों ने इवन दो जितने प्रोस्टिट्यूशन जहाँ जहाँ होता प्रोस्टिट्यूशन होता है, हम लोग एज ए एजेंट वहाँ गए बन के। रेड लाइट एरिया तो हमने कोई छोड़ा नहीं आसपास का। विदिन 500 किलोमीटर कोई रेड लाइट एरिया नहीं छोड़ा। वहाँ काफ़ी लड़कियाँ पकड़वाई, हमने छापा डलवाया तो करीब 21 लड़कियाँ पकड़वाई। 21 में हमारे यहाँ की हमारी कोई लड़की नहीं मिली। ये तो चिंता बस यही हर टाइम बैठी रहती थी, कब आज मिल जाए, कल मिल जाए, आज मिल जाए, कल मिल जाए, बस इसी में लोग में मतलब लगे रहते थे। लेकिन ये दुनिया में नहीं है तो कहाँ मिले। और जो हम हमारी बेटे के बारे में बताओ, ज्योति हमारी कैसे है और दुश्मन का क्या होगा। शांत 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 माता रानी शांत, माता रानी शांत 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 शांत। उसने अपने लड़के को कब्जे में कर लिया है, उसका दिमाग कटा हुआ है, इसीलिए वो माँ बाप के नाम से वो नफरत रहता है। ज्योति के बारे में, ज्योति कैसे है, क्या है, उसका इंसाफ क्या होगा। उसका फैसला तुम करते नहीं हो, क्यों नहीं करते हो? फैसला तुम्हारे ऊपर रुका है। पानी का उन्होंने बता दिया कि कह दिया था वो लड़की है ही नहीं यहाँ, ये बता दिया लड़की है नहीं, लड़की मारी गई। अब कहीं ढूंढो और मत ढूंढो, कोई फायदा नहीं, लड़की नहीं मिली। निठारी वालों को भी पूरा यकीन था कि इनके यहाँ लड़की कुछ ना कुछ हो गए। पुलिस वाले तो मुझे शुरू में बहुत तंग किया, अभी निकालो इनको। लड़की भाग गई, जवान लड़की कहाँ चली गई, यहाँ आए रिपोर्ट लेकर आने। 4 बजे लड़की गई, एक रिक्शे में बैठ के, मैं ही गेट खोला, लड़की एक रिक्शे वाले में बैठ के सेक्टर 31 निठारी गई। वैसे बात क्या है, मोबाइल जैसे बंद हुआ तो और दिल में कुछ खराब लगे हम लोगों को। कहीं से मेरे पास किसी के रिकमेंडेशन के थ्रू नंदलाल मुझे मिला आके, उसने बताया कि उसकी लड़की पायल एज 22 ईयर जो गायब है, एक मोबाइल फ़ोन लेके गई थी।
क्योंकि नोएडा में सर्विलेंस जो होता है ना, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस, मैं करता था। हमने उससे पूछा कि लास्ट टाइम जो आपकी बात हुई थी तो क्या वो चिंतित थी, क्या घबराई हुई थी, क्या ऐसा लग रहा था कि किसी से नाराज है, कहीं लड़ ली है, कहीं जाकर आत्महत्या कर ली उसने, इस एंगल से भी देखा हमने। उसने कहा ना, सी वॉज हैप्पी, बहुत खुश थी वो। तो नंदलाल ने बताया कि मेरी लड़की घर से ये कह के गई थी कि मैं पंधेर के पास जॉब करने जा रही हूँ। कुछ सुराग नहीं मिल रहा था, लोगों से बातचीत में भी कुछ बातें निकल कर नहीं आ रही थी। लेकिन एक दिन अचानक वहीं पर मौजूद एक शख्स ने मुझसे D5 में होने वाली जो संदिग्ध गतिविधियां हैं उसके बारे में चर्चा की। और ये कोठी चंडीगढ़ के व्यवसायी मुनिंदर सिंह पंढेर की थी। वो बहुत ही बड़े व्यवसायी के रूप में जाने जाते हैं। चंडीगढ़ में उनकी फैमिली रहती थी, बड़ा कारोबार था उनका। D5 में एक और शख्स भी रहता था, उसका नाम सुरेंद्र कोहली था और ये उस घर का नौकर था। उसका जो बैकग्राउंड था वो उत्तराखंड से जुड़ा हुआ था। दिखने में तो बेहद शांत और सुशील था। मुनिंदर सिंह पंढेर के बारे में ऐसी भी जानकारियां, अफवाहें आती थीं कि वो बेहद शराबी किस्म के व्यक्ति हैं और उनकी कोठी में जब वो मौजूद रहते थे यहाँ पर तो कॉल गर्ल्स भी आती थी यहाँ पर। बोला लड़की पायल करके आपके यहाँ आए परसों। अरे नहीं, हम कोई पायल को नहीं जानते, यहाँ नहीं आई। उसके बाद भी काफ़ी देर खड़े रहे, उसको पूछते रहे कि वह पता कहाँ है। तो उसी टाइम शक तो हमें पूरा ही था कि कहीं लड़की अंदर बंद है या तो कहीं बाहर कहीं भेज दिया। तो हमने चेक किया, जो डेट उसने बताई कि इस डेट को पंधेर के पास गई थी वो, हमने उस डेट को पंधेर की लोकेशन निकाली मोबाइल फ़ोन की। उस मोबाइल फ़ोन में पंधेर की लोकेशन चंडीगढ़ आई। हमने पंधेर को कॉल किया कि इस लड़की ने आपको फ़ोन किया था, आप कहाँ थे? उसने बताया कि उसके पिता की मृत्यु हो गई थी, चंडीगढ़ में था। और पिता की मृत्यु हो चुकी है, कितना रेपुटेड आदमी बोल रहा है, पिता की मृत्यु हुई है। तो वेरीफाई भी की हम लोगों ने, लेकिन सत्य प्रतीत हुई। क्योंकि हमारे पास कोई सबूत नहीं था, कोई बात नहीं थी किसी भी शक करने की, कोई आधार नहीं था, हम कुछ कर नहीं पाए। फिर हमने पंधेर से थोड़ा रिजिडली, थोड़ा टाइटली पूछताछ शुरू करी। जब हमने पंधेर को टाइट करना शुरू किया तो पंधेर ने एक्सेप्ट कर लिया कि यस, पायल वॉज ए कॉल गर्ल। पायल एक कॉल गर्ल थी। उसको मैं पर नाइट 25,000 समथिंग दे के जब भी मैं आता था बाहर से उसको लेके आता था मैं एक नाइट के लिए। वो आती थी, रात को रुकती थी, सुबह चली जाती थी। बड़ा अजीब बात बताई कि पायल का जो बाप है नंदलाल, वो पायल को 40,000 महीना हमारे पास भेजता है, हमसे 40,000 महीना लेता है। हमने नंदलाल को बुलाया। जब नंदलाल से पूछा तो उसने बड़ी ही बेशर्मी से कहा कि चलिए, जो मैं जो करवाता हूँ ठीक है, लेकिन आपको मेरी लड़की ढूंढनी है। मैं अपना जीवन तो बिल्कुल त्याग चीज़ है कि मुझे जीना है तो लड़की ढूंढ के जिएंगे, नहीं तो मर जाएंगे तो मर ही जाएंगे, घर जाऊंगा नहीं। जीवन मैंने त्याग दिया था, मैं मेरे औरत दोनों ही जीवन त्याग दिए थे। कोई हाल ऐसा नहीं था कि हम घर वापस जाओ। बहुत पागल हो गए थे ऐसा, लेकिन बोल वाला था जो कि किस तारीख को अचानक एक ईमेल आता है मेरे ईमेल आईडी पे कि आपने जो IMI रन कराई थी वो रन हो गई है। मुझे बड़ी खुशी हुई। सिक्स वन टोल्ड अस, छठे ने बताया कि ये फ़ोन मुझे एक रिक्शा वाले ने दिया। उससे पूछा कि जब तुमने फ़ोन पिक किया था तो फ़ोन बेल आ रही थी, घंटी आ रही थी, आपने बताया। उसने कहा हाँ, बेल आ रही थी। मैंने बेल आ रही थी, इट मीन्स सिम वाज देयर इन द फ़ोन, सिम था फ़ोन के अंदर। और वो सिम कहाँ है आप? तो सिम पे नंबर लिखा होता है, 15 डिजिट का सिम नंबर होता है। वो सिम नंबर दिखाई दिया मुझे। मैंने वो सिम नंबर सभी कंपनीज़ को मेल किया। मैंने बहुत ही रैपिडली, बहुत तेज़ी से काम किया। उन्होंने तत्काल मुझे रिस्पॉन्ड कर दिया। नाम आया सुरेंद्र कोहली, विलेज निठारी, नोएडा। Within 5 to 10 minutes, I was there on D5. तो कोहली में मिल गया। हमने कोहली से पूछा मोबाइल फ़ोन कहाँ मिला? उसने बताया कि मोबाइल फ़ोन मुझे मेरे पड़ोसी ड्राइवर ने दिया। बहुत श्रूड था, बहुत तेज़ था और हार्ड भी बहुत था।
हमने उस ड्राइवर बुला लिया, वो आया, उसने बताया नहीं। इस कॉलोनी ने मुझे अल्मोड़ा से चलने से पहले फ़ोन किया था और कहा था कि पुलिस को बताना कि मोबाइल फ़ोन तुझे मिला और तूने मुझे दिया था। उसका एक झूठ पकड़ा गया। बनाए थे कि दिल में कुछ भावना ऐसा था कि अकेली लड़की मर गई, बहुत के जान बचा गए, ये नहीं मरती तो कितने और मारे जाते। तो मेरा भावना ऐसा था कि जीवन भर हमारे बच्चे छीन के पूजा आदि करेंगे। भाग्यशाली लड़की थी जो अपने जान तो गए लेकिन लोगों को बचा गए। तो हम 5-6 लोग थे। हम लोग अपने आप को बड़ा अच्छा इंटरव्यूअर मानते थे कि हम लोग बड़े अच्छे पूछने वाले हैं और साइकोलॉजिकली हम अच्छा आदमी को डील कर लेते हैं, हम ही मानते थे। बट यू विल नॉट बिलीव, उसने हमें साइकोलॉजिकली डील कर लिया। उसने हमें ऐसे जॉब दिया, हम बिलीव नहीं कर पाते थे कि मैं नहीं था, मैं ये था, मैं वो था। हम लोग थक गए। एक आदमी थकता था, दूसरा बैठता था, दूसरा थकता था, तीसरा बैठता था। कंटिन्यू रखी इंटरोगेशन में, कंटिन्यूटी इस हद तक रखी कि हमारे सर के बाल उखड़ने लगे, लेकिन वो नहीं उखड़ा। हम लोग बहुत पजल्ड हो गए। फिर हम लोगों ने उसे छोड़ा, वहाँ बंद किया। हम लोग चले क्रिकेट खेलने। हमने लेट्स प्ले क्रिकेट, फिर आ गए, फिर दोबारा इंटरव्यू करेंगे फ्रेश होके। हमने इंटरव्यू स्टार्ट किया। उसने फिर वो झूठ बोलना शुरू किया, नहीं मैं नहीं जानता, मैं था नहीं। बड़ा ही हार्ड क्रिमिनल था। शायद लाइफ में 1-2 क्रिमिनल ऐसे मिलते होंगे जितने हार्ड होते होंगे। तो हम लोग कितना साइकिल डील कर पाते हैं ये हम जानते हैं। हम लोगों की जो पेशेंस होता है उसका कोई लेवल नहीं होता। हम लोग हमेशा माइनस में रहते हैं, टेम्परेचर कूल रहते हैं, लेकिन उसने हमें हॉट कर दिया। उसने हमारे सारे तार हिला दिए, पारा एकदम पहुँचा दिया पीक पे। कोई रास्ता नहीं है। उसे बता दिया हम लोगों ने कि आप अब बचोगे नहीं, यहाँ से या तो आप जेल जाओगे या फिर आप झेल जाओगे, 2 ही रास्ते हैं, तीसरा रास्ता कोई नहीं है। जब उसको हमने साइकोलॉजी इतना डरा दिया, इतना टेरराइज कर दिया उसे लगा कि अब यहाँ से मर के निकलूंगा मैं, बच के नहीं निकलता। जब कोई रास्ता नहीं मिला उसे, तो उसने पायल का मर्डर एक्सेप्ट कर लिया। उसने कहा चलो आप नहीं मान रहे तो पायल को मारा मैंने। बड़े कॉमन वे में बात कह दी। इतनी साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के बाद, उसको इतना टेरराइज करने के बाद भी वो इतना नॉर्मल था कि एक आम आदमी का इतना कर दे तो वो आम आदमी 5-6 बार मर जाए। हमने मार दिया। डेड बॉडी कहाँ? डेड बॉडी तो क्या, डेड बॉडी में डिस्पोज कर दी? नहीं, ऐसे नहीं। कोई तो एविडेंस होगा उसके मारने का, कोई एविडेंस देना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा काम। उसने कहा अच्छा आप नहीं मान रहे हो तो पायल का पर्स और उसमें कुछ कपड़े थे, वो मैंने अपने कोठी के पीछे एक डंप यार्ड है, एक लैंडलॉक्ड एरिया है, बंद एरिया, वहाँ फेंक दिए। हमने एक टीम भेजी वहाँ टीम गई, टीम उस लैंडलॉक्ड एरिया में कूदी और वो 2-3 चीज़ लेके, पायल का पर्स और वो वहाँ से चली आई। हमने नंदलाल को कांटेक्ट किया कि वो आइडेंटिफाई करेगा ये पर्स उसकी बेटी का है नहीं है। उसने आइडेंटिफाई किया कि हाँ ये मेरी बेटी का पर्स है। जब विश्वास हो गया कि उसने मार दिया है, हमने पूछा द रीज़न वाई यू किल्ड हर, तो उसने कहा, उसने बताया बड़ा ही अजीब, बड़ा ही ऐसा बताया उसने कि हम समझ गए कि कुछ डिफरेंट है, इसके दिमाग में एक कॉमन आदमी नहीं है। उसने बताया कि पायल वॉज ए कोरल गर्ल, वो मेरे मालिक के बुलाने पाती थी, मालिक उसको पूरी रात रखता था, फिर वो चली जाती थी। उसको देख के मेरी भी इच्छा कर गई, क्योंकि शी वॉज वेरी प्रिटी, ब्यूटीफुल थी वो। मैंने उसे कॉल किया, मैंने आजा एक नई पार्टी है तो उस नई पार्टी से मिलवाऊंगा। पायल आ गई, पायल बैठ गई घर में। मैंने उससे कहा, मैंने उसे ऑफ़र किया, मैंने कहा पार्टी अभी आ रही है, मैंने चल तो इतने मुझे एंटरटेन कर दे। तो उसने पूछा कितने में, मैंने ऑफ़र की 500 रुपये। तो उसने कहा 500 में तो मैं अपने भाई को भी हाथ नहीं लगाने दूंगी। मैंने चाय बनाई, चाय उसकी टेबल रखी, चाय टेबल रखी, और जब चाय पीने लगी तो मैं पीछे से गया और उसकी चुन्नी जो उसने पहन रखी, स्कार्फ पहन रखा था उसने गले में, उसने उसको नोट कर दिया। उसके बाद मैंने ट्राई किया, मैंने उसके साथ सेक्स करने की पूरी कोशिश की मरने के बाद। हमने सोचा कि हो सकता है जब 22 साल की लड़की का ऐसा ट्रीट कर रहा है तो बच्चे जो सॉफ्ट टारगेट हो सकते हैं, जिनका अपोज भी 0, जो अपोज भी नहीं कर सकते, अगर इसके अंदर ऐसी साइकोलॉजी है, इसके अंदर एनर्जी है, डिस्पोजल नहीं है, हिट करती है ऐसे,
तो हो सकता है उससे प्रेरित होकर बच्चों के साथ भी कुछ ऐसा कर दिया, दिमाग में एक आइडिया आया। एक ब्लैक होल में एक वही आदमी ऐसा मिला जिसने ऐसा काम किया था। हमने जैसे ही, यू विल नॉट बिलीव, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, लेकिन मेरे सारे बाल खड़े हो गए। और जैसे ही मैंने उसको पेपर दिखाया वो जिसके अंदर सभी बच्चों के फोटो थे, यू विल नॉट बिलीव व्हाट ही स्टार्टेड सेइंग। उसने क्या कहना शुरू किया। लड़की सेक्टर 30 की तरफ से 31 निठारी की तरफ आ रही थी। इसका नाम फोटो दिखाने पे और बाद में पता चला पुलिस के जरिए इसका नाम डिम्पा है। तो इसको मैंने काम के लिए बुला लिया अंदर। इसको अंदर लाते ही मैंने इसको बोला कि सामने से मतलब जो है अभी मैडम आ रही, मैं पैसे की बात करवा देता हूँ। और जैसे ये उधर को देख रही थी, मैंने पीछे से इसी के चुने से इसका गला दबा करके और इसको बेहोश कर दिया। उसके बाद इसके साथ सेक्स करने का कोशिश किया और सेक्स करने की कोशिश किया। थोड़ी देर सेक्स करने की कोशिश करने के बाद उसके बाद जब सेक्स नहीं हो पाया मेरे से, मैंने गला दबा करके इसको मार दिया उसके चुने से। तो पता नहीं मेरे अंदर कहाँ से एनर्जी आई। उसने कहा कि मेरे अंदर एनर्जी आई और मैं पागल सा हो गया। जब मैं पागल सा हो गया, मैंने उसको गला घोट के मार दिया। फिर मैंने उसके साथ सेक्स करने की कोशिश की, लेकिन मैं कामयाब नहीं हो पाया। उसके बाद फिर मैंने उसको ऊपर बाथरूम में लेके चला गया। ऊपर बाथरूम में ले जा करके नीचे आया किचन में, और नीचे किचन में से आकर के चाकू लेके गया और इसको मैंने उसी टाइम तुरंत काट करके और इसका मैंने बाजू और ये सीने का एक पीस भी खाया था। अच्छा। हाँ जी, जो मैंने घर में ही मतलब किचन में बनाया था। किचन में बनाया था? हाँ जी। और जब मतलब शाम को कितना खाया मेरे को ये पूरी तरह ध्यान नहीं है। और मैंने बाकी बच्चों का फिर इसके बाद मेरी पूछने की हिम्मत नहीं रही, क्योंकि उसने सबके साथ यही किया होगा। सेम स्टोरी। मैं बाहर चला गया। नहीं, मैं कितना अनर्थ हो गया। हम लोग जिन बच्चों को जिंदा ढूंढ रहे थे वो में डेड बॉडी मिले। इस घटना ने मेरे पूरे कॉन्सेप्ट को हिला दिया, मेरी पूरी लाइफ को हिला दिया। मैंने ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था कि मैं इतने बच्चों को डेड बॉडी ढूंढ पाऊंगा। उसने कहा चलो अब आप मान ही रहे, मैंने सच बता दिया, बचा नहीं कुछ तो अब कहने को। तो मैंने उनके सर काट के पीछे दबा रखे हैं। मैंने कहा क्या उसी एरिया में जहाँ से पर्स लाए हो? अरे हम और चौंक गए। हमने वहाँ तो कूड़ा पड़ा, गंद पड़ा वहाँ तो, बहुत ज़्यादा गंद है वहाँ तो। क्या हाँ उसी गंद में नीचे दबे हुए हैं। अभी मैं आपसे नहीं बात कर सकता भाई। वो सर फेंकता था वहाँ पन्नी पॉलीथीन में रैप करके, तभी मैं उसमें ले आया कूड़ा फेंक देता ताकि बैड स्मेल ना आए। मैंने सभी बच्चों को सर? क्या हाँ सभी बच्चों को सर। इस दरम्यान हुआ क्या था, क्योंकि नंदलाल को पता लग गया था, आइडेंटिफाई किया था उन्होंने पर्स। इस बात का ह्यू एंड क्राई हो गया, पब्लिक को पता चल गया कि हाँ कोहली पकड़ा गया। उसने पायल को मानना एक्सेप्ट कर लिया और पायल का पर्स उस लैंडलॉर्ड एरिया से बरामद हुआ। ये बातें पब्लिक को तब तक पता चल गई। ऐसे लोग थे जिनके बच्चे गायब थे, वो सारे वहीं इकट्ठे हो गए, पूरा गांव इकट्ठा हो गया, लाखों लोग इकट्ठे हो गए। कोठी नंबर 5 थी, वो हमारा घटना स्थल था। तो नेचुरली वहाँ तुरंत फोर्स लगा के उससे प्रोटेक्ट करना हमारी थी, क्योंकि सारी एविडेंसेस, जो भी एविडेंसेस हमारे पास थी, वो या तो नाले में थी, पीछे गैलरी में थी और कोठी के अंदर थी। सो इमीडिएटली हमने उसको सील कर दिया था। बिजनेसमैन बताए गए हैं जिनका ये नौकर है और इसका रोल इसमें निकल के आया, इसने कन्फेस किया है। इससे गहन पूछताछ चल रही है, इसकी निशादेही पर यहाँ पर तलाशी भी चल रही है। अब तक सर कितनी बॉडीज या कंकाल मिल चुके हैं और क्या अभियान चला रहे हैं, किस तरीके से? इसने अभी हम लोगों को जो बताया है, लगभग संख्या बताई कि इसने 5-6 बच्चों के बारे में कन्फेस किया है। हम लोग उनकी तलाश कर रहे हैं। एग्जैक्ट संख्या बता पाना अभी संभव नहीं है, तलाश चल रही है। जैसे पता चलेगा हम आपको। नोएडा इंडिया का मीडिया हब है, सारे चैनल्स के वहाँ दफ्तर हैं, तो नेचुरली वहाँ की छोटी इंसिडेंट भी बड़ी तरीके से कही जाती है। ये अपने में ही बड़ी इंसिडेंट थी। क्या कोई इंसान सिर्फ हवस की भूख मिटाने के लिए या चंद सिक्कों की खातिर हैवानियत की इस हद तक जा सकता है? यह सभ्य समाज में रहने वाले किसी इंसान की सोच से भी परे है। लेकिन सतीश और मोहिंदर की घिनौनी हरकतों ने साबित कर दिया है कि इंसान के अंदर बैठा जानवर अभी भी जाग रहा है, जिसके हाथ मासूमों और बेगुनाहों का खून करते भी नहीं कांपते। पेशे से चौकीदार सतीश का काम लोगों की हिफाजत करना था, लेकिन ये मासूमों का कातिल निकला। पुलिस के मुताबिक सतीश ने 5 बच्चों की हत्या की बात कबूल कर ली है, जिनमें लड़कियां और लड़के दोनों थे। सतीश ने यह भी बताया है कि उसने बच्चों के साथ दुष्कर्म करने के बाद उन्हें मार दिया। सतीश उर्फ सुरेंद्र मूल रूप से उत्तरांचल के अल्मोड़ा का रहने वाला है।
वो पिछले 5-6 साल से नोएडा सेक्टर 31 के D5 नंबर के बंगले की चौकीदारी करता था। ये बंगला दिल्ली में रहने वाले मोहिंदर सिंह नाम के एक शख्स का है। इस जघन्य कांड में मोहिंदर की मिलीभगत से इनकार करना मुश्किल है, लिहाजा पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया है। मैं भी नया ही था इस फील्ड में, तो ये तो सारे लोगों के मन में था कि ऐसा कोई कर कैसे सकता है। खाने वाला नेक्रोफिलिया और ये सब चीज़ें हम लोगों ने सुनी नहीं थी हिंदुस्तान में कि ये सब चीज़ें होती भी हैं, इस तरह के काम होते हैं। किसी भी देश का मीडिया हो, इस तरह के केस को सेंसेशनलाइज होना ही है। एक तो इतने सारे बच्चे, उसमें भी जिस तरह से ये सब काम हुआ, पुलिस वालों का इतना सारा इन्वॉल्वमेंट, तो लोगों को हर रोज एक नई चीज मिल रही थी। इसमें मालूम करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए इतना सब कुछ था कि इसको आप सेंसेशनलाइज बोल सकते हैं या फिर उस समय उस डिमांड थी लोगों की, क्योंकि हर मीडिया के पास ये था कि हम कुछ नई चीज लेके आए। फिर उसके बाद क्या हुआ है, और पुलिस वाले भी बहुत परेशान थे इस चीज़ से, क्योंकि उन्होंने भी शुरुआत में ये नहीं सोचा था कि ये इतना बड़ा मामला होगा। वो सोच रहे थे कि शायद एक लड़की हो, पायल हो या ये हो। उन्होंने नहीं सोचा था कि 20-25 लोगों का एक साथ एक दिन में। बहुत डरे भी हुए थे, क्योंकि सारे देश भर नहीं, पूरे दुनिया के मीडिया की नज़र उन पे थी, और वो कोई भी काम गलत कर रहे थे या सही कर रहे थे तो उसको देखा जा रहा था, उस पर सवाल उठाए। अब उन लोगों के दिमाग में जिनके बच्चे खोए हैं, या ये 4 साल का बच्चा जिसका खो गया, और वो भी खोया कैसे, एक नॉर्मल किसी की वजह से खो जाए, कोई किडनैप कर ले या कोई मार दे, किसी को ही पता चले कि मेरे लड़का था या लड़की था, उसके साथ रेप किया गया, हाथ पैर काट दिए गए और ये सब कर दिए गए, तो उनमें गुस्सा स्वाभाविक है। और मनिंदर सिंह पंदेर की वजह से भी बहुत सारे काम उनको ये लगता है कि हुए हैं। मैं बदला लूंगी, हमारे बच्चे को सुने खा लिया, हम बदला लेंगे। मुलजिमों का कस्टडी रिमांड भी हमें मिल गया है, बहुत शीघ्र हम मुलजिमों को भी लाएंगे। 48 घंटे का रिमांड मिला है, उनसे जो भी महत्वपूर्ण पूछताछ जानकारी होगी वो सब की जाएगी, सो दैट कि इस महत्वपूर्ण विवेचना में कोई भी कमी ना रहने पाए और हर चीज़ बिल्कुल 100% परफेक्शन की ओर जाए। सर, अब तक कितने कत्ल का जुर्म वो कबूल कर चुका है और कितनी बॉडीज मिल चुकी हैं? 17 स्कल जो मिले थे वो उसमें से 10 जो हैं वो तो आइडेंटिफाई भी हो गए थे, और उसके अलावा और भी जानकारियां मिल रही हैं जिनसे आइडेंटिफिकेशन की संख्या बढ़ रही है।
media went ballistic over everything, that very day we knew things are not going to be the same. That's a way the media would like to manipulate things, you know. They want to create story, and that's, I think, is the best way for them to create story. Otherwise, without Maninder Singh Pandher, is there a story? It's just another crime then. When you have a rich man stuck in something, then it's a story. There was a crowd outside our house. You should have seen the rage in their eyes. You should have seen the rage what a common man held for us. The very next day, I think I was told by my uncle to, you know, get ready, get yourself a general power of attorney ready. Because as he's behind bars, you will need to enact on things. You will need to make decisions on his behalf. I cannot plan things ahead. I cannot give any commitments to people around time. I have to manipulate everything around my father's cases because my priority is my father's cases now. मैं कहा Karan, dad has been arrested. मैं कहा what happened? Just find out. कहना Mama, I'm going to Delhi. मैं कहा you're not going to Delhi, Dully. कुछ नहीं है. You just wait there. I'm coming right now. When I came inside, he was literally crying. कहना Mama, I don't understand what is this. आस्ता आस्ता we through the news only we came to know कि these killings were happening in the house, and we weren't aware of it. We were really shocked. Sir, थोड़ा आगे देखो. एक मिनट. For 5 minutes, they made us meet my father, but they said there's not more than that. We just to show you he's all right. There's nothing wrong with him. He's being well taken care of. That time I met him for the first time. And I think he started crying the minute we met him, and he just couldn't believe what blunder had happened. He didn't expect the thing would go so much out of hand. And he just kept on crying. He's like, I have not done it. I don't know what's happened. Like, please forgive me. Please forgive me. I didn't want to put you guys through this. That's all he kept saying. He just couldn't believe what had happened. He may be in jail, but we are equally in jail also. We are also confined by everything. We cannot expand our work. We cannot progress in life until and unless this gets over. Because this is something that will consume our entire time. This is the road going. This is the road, na? This goes. And this bend, this is the house. That's the water tank. Water tank. इस केस में सीबीआई घटना के करीब 15 दिन के बाद इन्वॉल्व हुई और हम लोग जब तक घर पे गए तब तक क्राइम सीन बहुत हद तक डिस्टर्ब था। तो एक्सटीरियर तो काफ़ी डिस्टर्ब और सारा रैंसैक किया हुआ था, बट इंटीरियर में उतना डैमेज जो मेन सीन ऑफ क्राइम है वो बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं था। उनसे बात करके जो है वो ये बड़ी क्लियर हो गया कि इसमें कोई बहुत जो कुछ है इन्हीं दोनों लोगों के बीच में है। कोई ऐसा नहीं है कोई बहुत बड़ा गैंग हो या कोई और भी थर्ड पार्टी या बहुत सारे लोग हों जिसके पीछे में करना पड़ेगा। तो वो मोर और लेस जो है वो एक्शन प्लान कन्फाइन हो गया टू एक्यूज पर्सनस और वो उस सीन ऑफ क्राइम से, तो उसे कहीं बाहर से ला के ट्रांसपोर्ट करना ये सब भी जो है वो चीज़ें नहीं आई थी।
सेवा में परम पूजनीय पिताजी को मैं आपकी बेटी सिमरन एक मिनट थोड़ा नीचे कर दो भैया, नीचे कर दो। आंसू नहीं क्या करे दिल मजबूरी है, खून के बूंद गिरते हैं। आपने हमारे बारे में क्या सोचा? स्लाइडली आगे थोड़ा घुमा लो। हाँ, ऐसे घुमा के लेके चलिए। ओके, ऐसे इस तरफ उल्टा घुमा। सिर्फ एक बार आ जाइए। For me as a behavioral scientist, it was more to understand the psychopathology, the psychodynamics of the mind. Why does a mind thinks and decides to do what it has done? He was definitely not psychotic. For that only we did a whole lot of psychological assessment. He had either a problem of erection or either a problem of ejaculation. So that made him go more and more to choose to fantasy life. See, even before he came to Pandayar's house, he was working with another person for almost about a year and a half. He says when he was living in their houses, there also he had all these fantasies. But there the home atmosphere did not give him those kind of opportunities wherein he could give way to his fantasies. But when he came to Pandayar's house, he says that he used to tell Pandayar very frequently that he never liked call girls coming home. So he used to tell him that don't get them home and he's not comfortable with them. But very soon he realized that he would just ignore or he would take it lightly and he would say, don't worry, you don't interact with them kind of thing. It started getting precipitated by the dream again. He says he used to get a dream wherein probably a lady in a white sari would come, and he says it invariably used to be in one place only, come and stand near the fridge and just laugh at him. When those fantasies became haunting with the visual imageries, that is where it became so very pathological for him and so very lonely. He was completely prisoned himself in the house, inside the house. ऐसे मुझे लगता नहीं है कि मतलब मेरे पति ऐसे थे, क्योंकि मतलब मेरे साथ कभी भी ऐसा व्यवहार किया नहीं था। मतलब मेरे साथ तो बहुत अच्छा व्यवहार था और बहुत अच्छे ढंग से रहते थे, और जैसे छोटे बच्चों को पालते हैं ना लोग, ऐसे ढंग से उन्होंने मुझे पाला था। ये बात हकीकत है, मैं अपने बच्चे की कसम से बोल रही हूँ। मुझे बहुत अच्छे ढंग से पाला था उन्होंने जब तक मेरे साथ थे। तो फिर उसके बाद 6 महीने के बाद घर पे आए थे। घर पे आने के बाद फिर 2-4 दिन घर पे रहे, फिर चले गए थे वो लोग। घास लेने जाते थे तो दोनों जाते थे, लकड़ी लेने जाते थे तो दोनों जाते थे, अगर कहीं भी जाते थे तो दोनों जाते थे। अकेले वो मुझे छोड़ते नहीं थे। जब तक हम दोनों साथ रहे तब तक हमारे बीच में बहुत प्यार प्रेम था। एक ही फ़ोन था हमारे गांव में तब, सिर्फ एक ही फ़ोन था तब। उनके फ़ोन पे फ़ोन आता था, उनका हर रोज़ सुबह फ़ोन आता था, बात होती थी। बोलते थे कि मतलब ऐसे बोलते थे कि यार मुझे मतलब घर की याद आ रही है, या मतलब मुझे तुम्हारी याद आ रही है। बोले यार थोड़ा मतलब परेशानी है। और फिर कभी जैसे कि मतलब बोलते थे कि परेशानी है, अभी मैं नहीं आ पा रहा हूँ, थोड़ा आऊँगा अभी। From the time that visual imagery would appear till the time he would dispose the body, and what I call totally a calm period, which would come subsequent day. So it is that kind of 48 hours, I can say कि almost he lived in a different stage of consciousness.
If you see the whole list of people whom he has picked up, he starts with children from the age range of 5 to 7, and then gradually it increases, and then it goes to adolescents, and then it comes to adults, and then it goes to married women also. In all these places, he was trying to experiment his own competence to get his urge satisfied. नाउ उसके बाद होगा रेलेवेंट क्वेश्चन, क्या मोनिंदर सिंह के कहने पर आप उसे मानव मांस खिलाते थे? ठीक है, वही रिलेवेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पुलिस उस वक्त ऐसा मान रही थी कि मोनिंदर के कहने से वो बनाता था और खिलाता था, पर इट इज़ नॉट लाइक दैट। उसने ना बोला है, इट इज़ माइनस। ओके, वो ना कहने में थोड़ा वेरिएशन है, पर इट कैन नॉट अफेक्टेड, और उसके हिसाब से इतना नहीं कह सकते कि वो झूठ बोल रहा है। Two opposite natures. One was a totally extrovert who was who belonged to a elite society, well educated, fond of getting girls, having fun, enjoying life. The other one is a totally introvert, and that's very clarified in the end. Okay? But it was the extreme anger towards the owner, which made him feel that he couldn't have an inner control. Then the external environment became so very congenial, it did not help him in regaining his control. On the contrary, it helped him in giving vent to his inner urge. इतना रोती हूँ कि भगवान करे कि ये आंसू उसके बच्चों तक पहुँचे, उसके नाती पोतों तक पहुँचे, कि जिसने मतलब ऐसा ये सब किया था, ये मेरे पति ने किया था, तो वो भी ठीक है। पंदेर जी ने करवाया था, किया था, वो भी ठीक है, परंतु जो इंसान गुनाह है उस इंसान का नष्ट हो जाए, बस। केस खुलने के बाद 1 महीने तक मैंने खाना नहीं खाया था। फिर मेरा बेटा हुआ, बेटा होने के बाद मुझे थोड़ा आशा लगी कि थोड़ा इसको पाल पोस लूँ, तो क्या पता मेरा अपना दूध उसके लिए नहीं होता था, माँ का दूध उसको नसीब नहीं होता था, तो मुझे बहुत दुख होता था इस चीज़ का कि मैं खाना नहीं खा रही हूँ, मेरे बेटे के लिए दूध नहीं हो रहा। दूध नहीं होता था उसके लिए, तो मैंने खाना शुरू किया धीरे धीरे, मतलब उसका दूध शुरू हो गया। दूध शुरू हुआ तो मतलब मुझे भी खुशी होने लगी कि थोड़ा मेरे बेटे को मतलब नसीब हो रहा है अब कुछ। तो उसके बाद धीरे धीरे फिर 5 साल मैंने अपने बेटे को दूध पिला रखा है, 5 साल मैंने अपने बेटे को दूध पिलाया था। इसकी खुशी में जब ये हुआ था, तब से मैंने अपनी खुशी में मतलब अपना जीवन बिताना शुरू किया। हाथ पर देख के बोल रही थी नहीं लिखना है मम्मी पापा के लिए लेटर, तो मैंने कहा लेटर लिख लो बेटा, आखिर उसकी खून का बूंदा आप हो, खून हो आप उसकी, और अपने पापा के लिए लेटर अपने हाथ से लिख के दे दो एक बार। आपको क्या लगा हमारी जिंदगी बर्बाद करके आपको क्या मिला? आप बताओ कि आपने क्या सोचा? धन्यवाद। बात पापा लिखने वाली बेटी सिमरन। ये जो व्यक्ति है पंडेर मोनिंदर सिंह पंडेर, जिसको बार बार टीवी पे दिखाया जा रहा है, उसको देखकर हमें लगता था ये राक्षस आदमी नहीं है बल्कि राक्षस है। उस समय जो पहली बार मैंने इनकी शक्ल देखी थी, तो वाकई में इनके प्रति मेरे मन में किसी प्रकार की कोई जो है किसी प्रकार की दया नहीं थी, क्योंकि ये शक्ल से इनकी शक्ल को देख के मुझे ऐसा लगा था, चेहरे को देख के, कि इनके अंदर पश्चाताप का कोई भी भावना नहीं है। जिन माँ बाप के बच्चों के साथ ये हुआ है, मैं उनकी जगह अपने को रख के देखता था, और तब मैं सोचता था कि वाकई में इस केस में मुझे क्या करना चाहिए, मुझे इस केस के अंदर कहां तक जाना चाहिए और मुझे इंसाफ कहां तक दिलाना चाहिए। एक पहले से माहौल यहाँ क्रिएट था कि सजा तो आपको होनी ही, चाहे आप इनोसेंट हो, चाहे आपने करा है या नहीं करा है, सजा आपको होनी। देखा नॉर्मल एज ए क्रिमिनल लॉयर देखा तो लगा अरे
काफ़ी बड़ा मतलब गलत हुआ, इस तरह से फीलिंग आई। No lawyer in Ghaziabad wanted to take up a case. They just didn't want to take up a case. They had branded my father as a murderer and as a molester. पंदेर साहब का लड़का हमारे पास आया और उसने कहा कि ये मेरे फादर इनोसेंट हैं और मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। तो हमने बट नेचुरल पूछा कि भाई हमने तो ये पढ़ा है, ये देखा है, हमें तो नहीं लगता कि तुम्हारे फादर इनोसेंट हैं। देन हमने पेपर इकट्ठे करे, पेपर इकट्ठे करने के बाद में स्टडी करा, पूरा मुकदमा देखा, हमें लगा अरे ये तो वास्तव में निर्दोष है, ये दिखा क्या रहे हैं और है क्या। तो हमें लगा कि अगर किसी निर्दोष की हम क्यों फिर वकालत कर रहे हैं अगर हम किसी निर्दोष की मदद नहीं कर सकते। Rimpa Haldar case was one of those cases where we were summoned by the court. We were not charged sheet by the CBI. एक तो पहले हमारा परिवार बहुत अच्छा था, मैं खाना खाओ ना खाओ एक शांति था, किंतु लड़की खोने के बाद वो शांति हमारा निकल गया। आज जितना दिन हम लोग जिएगा उतना दिन वही टेंशन है, क्यों अच्छा नहीं है, दुनिया बहुत खराब है। पुलिस वाला भी बताया जो देख लो इधर उधर हो सकता है, गरीब आदमी को कौन जानते हैं, कोई नहीं मदद करता है, ये बात है। हम लोग तो मैंने ढूंढ के परेशान हो गया। एक जगह घूमने फिरने जाओ तो उसको याद आता है, किसी को लड़की को शादी होता है तो हमारा भी याद आता है, जो हमारा लड़की होता है तो आज शादी हो जाएगी, याद तो हर टाइम आता है। His charges as per the CBI charge sheet were minute charges: Immoral Traffic Act, Corruption Act, harboring. That's about it. पब्लिक को और मीडिया को पता लगी कि चार्जशीट किस में करा, चार्जशीट केवल इन दो चीज़ों में करा है, तो थोड़ा बवाल सा मचा। अरे इसके खिलाफ कुछ नहीं मिला, कोई एविडेंस नहीं आई, ऐसे नहीं होना चाहिए। इतना बड़ा बिल्डिंग बनाया, इतना शौक किया, एसी रूम बनाया, क्या फायदा है? साढ़े को साढ़े काट दो, कानून तो है नहीं। ये बिल्कुल औचित्य और मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहूंगा, जब भी ये हमारी कोर्ट में आएगा इसी तरह पिटेगा ये, क्योंकि न्यायपालिका मतलब डिसीजन तो देना ही है। खैर वी आर ह्यूमन बीइंग, वकील के साथ साथ एक अच्छे नागरिक भी हैं, और कोई भी भारतवर्ष का नागरिक, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंडिया में पहली दफा ऐसा घिनौना काम हुआ है कि बच्चों का मांस खाना, उनके पार्ट्स बेचने, क्या ये कहाँ का एक उचित है? ये आदमी नहीं, जानवर है, जानवर। जब भी हमारी कोर्ट में आएगा इसी तरह यहाँ के वकील स्वागत करेंगे, और इस बार तो बच गया ये। फांसी होने के बाद हाँ थोड़ा हमारा दिल में हाँ वो आएगा जो हाँ इतना वो घाटिया कर्म किया तो इसलिए उसको फांसी हो गया, तो थोड़ा आसान मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है, पीड़ितों ने मुझे ये बताया कि जिस समय शोर मचा था और ये कन्फेशन स्टेटमेंट दे रहे थे तो ये सारे पीड़ित भी वहां मौजूद थे, और इन पीड़ितों के सामने मोनिंदर सिंह पंडेर ने कन्फेशनल स्टेटमेंट दिया था। कोहली ने कन्फेशनल स्टेटमेंट किया था कि हमने मारा है, पंडेर ने खुद कहा था मैंने मारा है, हमने मारा है। तो तहलका को कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले, एक तो केस डायरी के कुछ पन्ने मिले पायल के केस के, एक तो हर केस के लिए एक डायरी होती है जो उसका इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है वो मेंटेन करता है, जो उसकी जांच कर रहा होता है, वो केस डायरी होती है।
लेकिन सीबीआई ने अपने केस में केस डायरी का जिक्र तो किया है, लेकिन केवल वहाँ किया है जहाँ सुरेंद्र कोहली ने ये एक्सेप्ट किया कि मैंने ये सारे काम किए। लेकिन उन्होंने केवल मनिंदर सिंह पंडेर का जो एक्सेप्ट किया है उसने स्टेटमेंट में कि मैंने ये काम करवाया था या मैं ये सब काम करता था, उसको सीबीआई ने बिल्कुल टच ही नहीं किया। पंडेर ने कहा था कि जब कभी रात में मुझे नींद नहीं आती थी तो मैं सुरेंद्र कोहली से कहता था कि जा किसी लड़की का जुगाड़ कर। तो सुरेंद्र कोहली बाहर जाकर जो कोई लड़की बच्ची मिलती थी उसको कोठी के अंदर ले आता था और मुझे दे देता था। पहले मैं उसके साथ बलात्कार करता था, उसके बाद मैं सुरेंद्र कोहली को दे देता था कि अब तू कर ले। और जब वो कर लेता था तो मैं उससे कहता था कि इसको मार के काट के टुकड़े करके फेंक दे। There is no confession in the police custody made by my father. He was made to sign 2 blank documents by Noida police, which I was told by my father the day I met him कि I have signed 2 documents which are blank and submitted to the Noida police. Those documents have not been relied upon by the CBI because any evidence given to the police or any confession given to the police is not admissible in the Indian judicial system. I add to that also, to take my father's custody, to take any person's custody, you need a confession or you need a evidence to take a person's police custody. And I think these things were concocted to just to take my father's custody. इसका एक पॉसिबल अगर मैं सोचूं तो ऐसा भी हो सकता है, मान लो अगर अभी मैं मान लूं कि मनिंदर सिंह ने कुछ नहीं किया तो पुलिस को शायद ये अंदाज़ा पहले नहीं था कि इतना बड़ा काम है, और जब अंदाज़ा हुआ कि ये इतना बड़ा काम है तो पुलिस भी बौखला गई नोएडा की। ये बेसिकली ऐसा है कि वो कन्फेशन जो है वो नॉर्मली हम लोगों ने पुलिस वालों से भी बात की, उसने किया नहीं था, बट उस टाइम में चूँकि उनको नहीं था और इस कन्फेशन का कोई एविडेंशियरी वैल्यू नहीं होता है, इसलिए जो है वो ये प्रज्यूम करते हुए कि वो था, उन्होंने वो कन्फेशन उसका जो है वो लिखा है, जबकि कभी भी ना तो किसी पुलिस वालों ने बताया कि उसके सामने उसने क्राइम कन्फेस किया, और न पंधेर ने बताया ना पुलिस वालों ने बताया। बट एक चूँकि उस टाइम का एक परसेप्शन था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इसके बिना नहीं होगा, इसलिए चूँकि उसको उन्होंने अरेस्ट किया था तो उसका इन्वॉल्वमेंट दिखाने के लिए कन्फेशन लिखा हुआ था, विच वॉज नॉट करेक्ट। इन्वेस्टिगेशन हमारे यहाँ कुछ नहीं बचती, कहीं मर्डर भी होता है तो उसके घर वालों से पूछा जाता है कि तुम्हारा भाई किसने मार दिया, तो वो कह दे कि अगर वो ये कह दे कि मेरा किसी एक 1% का नाम ले, चाहे वो हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और वो अपराधी हो गया है, उसके खिलाफ ट्रायल चलेगा, उसके बाद में अदालत को देखना है कि वो है या नहीं है, सज़ा करनी है या नहीं करनी है, पर एविडेंस यहाँ कोई कलेक्ट नहीं करेगा, केवल इतना काफ़ी है कि हाँ मेरे को फलाने ने मारा है, 2 फेक गवाह बन जाएंगे कि जी हमने मारते हुए देखा, बात खत्म। बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ का ये क्लियर है। इसमें एक बहुत बड़ा सवाल है, वो ये कि अगर पुलिस ने स्टेटमेंट उसको शामिल किया था और वो गलत स्टेटमेंट था, इसका मतलब पुलिस ने गलत काम किया था। तो पुलिस मतलब ये समझते हुए भी कि पुलिस ने मनिंदर सिंह पंडेर का गलत स्टेटमेंट लिखा, अगर हम मान लें कि वो गलत था, कि इस स्टेटमेंट के आधार पर मनिंदर सिंह पंडेर को फांसी भी हो सकती है। सबसे बहुत अहम बात जो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, जिसको सुनकर शायद सभी लोग चौंकेंगे, टोटल 13 केस है। सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन किया। केस नंबर 1 कि पंडेर घटना वाले दिन ऑस्ट्रेलिया गया था, नहीं था नोएडा में। दूसरा चार्जशीट, पंडेर घटना वाले दिन चंडीगढ़ में था। तीसरा केस, पंडेर घटना वाले दिन वहां था, पंडेर घटना वाले दिन वहां था। 13 के 13 केसों में प्ली ऑफ एलिबाई का प्रयोग किया सीबीआई ने। So they asked us how do we corroborate the entire thing? How do we know whether he was there or not? So my first answer was, when you leave the country, your passport is stamped. When you enter another country, your passport is stamped. Then he used to carry his cell phone with him. There are international calls to him in Canada on his cell phone. He's making calls to his customers in India. So obviously the outgoing will also be explained it in his bill.
through the slips, they tracked him down that he was traveling from here to here. He stayed here. If he stayed in a hotel, the bills were already produced on record in the company. They took up those bills. They went to the hotel. They took up evidences from the waiters, the receptionist, everyone. They confirmed whether my father stayed there or not. एक तो ये किया कि जिस जिस दिन वो इंसिडेंट हुई उस दिन हमने उसके लोकेशन को इस्टेब्लिश करने की कोशिश किया कि उसका मोबाइल का लोकेशन कहाँ था, कहाँ गया था, बाकी लोगों से, उसके कंपनी वाले के लोगों से उसका टूर प्रोग्राम क्या है, जहाँ जाना बताता है वहाँ वेरीफाई नहीं किया। कुछ इंसिडेंट्स के दिन ऐसे हैं जहाँ पर कि वो फॉरेन में है, ऑस्ट्रेलिया में है, तो उसके पासपोर्ट, वीज़ा, सारा कुछ हम लोगों ने चेक करके वेरीफाई कराया कि वो बाहर गया है नहीं गया है। तो जनरली एक ट्रेंड ये था कि मोस्ट ऑफ द टाइम जब ये क्राइम हुए हैं, पंधेर जो है वो सिटी में नहीं है मोस्ट ऑफ द टाइम। और सबसे बड़ी बात है सीबीआई ने ये बेवकूफ़ी की है केवल फ़ोन की लोकेशन के आधार पे। आदमी की लोकेशन और फ़ोन की लोकेशन फ़र्क आता है। ये ज़रूरी नहीं है जो फ़ोन की लोकेशन है वो आदमी की लोकेशन भी हो सकता है कोई व्यक्ति मर्डर करने के लिए अपनी लोकेशन, फ़ोन कहीं और रख के चला जाए और मर्डर कहीं कर दे, तो फ़ोन की लोकेशन। तो सीबीआई ने सबसे बड़ी बात ये है, प्ली ऑफ एलिबाई 13 के 13 केसेस में लिया है और ये दिखाया है कि घटना वाले दिन पंडेर, जिस दिन मर्डर हुआ, पंडेर वहाँ था ही नहीं। जबकि किसी भी साइंटिफिक एविडेंस से ये बात क्लियर नहीं है कि मर्डर कब हुआ। केवल अपहरण की तारीख तो पता है, बच्ची कब गायब हुई वो तारीख पता है, लेकिन उस बच्ची को 2 दिन बंद रखा, 3 दिन बंद रखा, अगले दिन मारा, उस दिन मारा, ये तो क्लियर है नहीं। लेकिन जब ये कन्फेशनल स्टेटमेंट सामने आया, केस डायरी की नकल हमने जमा की, उसकी फर्द जमा की जो आरी बरामद हुई है, उसके बाद उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ, स्टेटमेंट का क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ, उन सब से रमाजन साहब को ये लग गया एविडेंस के बेसिस पे कि हाँ पंडेर का इसमें इन्वॉल्वमेंट है। और उन्होंने एविडेंस के बाद सारी चीज़ों को बड़े ध्यान से पढ़कर, देखकर, अवलोकन करने के बाद इसमें ये फैसला सुनाया कि पंडेर इसमें बराबर का दोषी है और उसके खिलाफ समन जारी करके ट्रायल फेस करने के लिए उसको आदेशित किया। My father was summoned under sections 302, that is murder, that read with 120B, that's conspiracy to murder, then rape, conspiracy to rape, abduction. So after my father's 313, he very blatantly told me, he's like, listen, I know I'm going to get convicted. And I have this very bad feeling. I don't know, like, I think we are stuck now. मोनिंदर सिंह पंधेर और उसका नौकर सुरेंद्र कोली निठारी के मुजरिम करार दिए गए हैं। सीबीआई की विशेष अदालत ने आज निठारी के रिम्पा हल्दर मामले में दोनों को दोषी ठहराया है। दोनों की सजा पर कल सुनवाई होगी। मोनिंदर सिंह पंढेर और उसका नौकर सुरेंद्र कोली है निठारी का कातिल। सीबीआई की विशेष कोर्ट की जज रमा जैन ने 14 साल के रिम्पा हल्दर की हत्या के मामले में कोली को हत्या और बलात्कार का दोषी पाया है, जबकि पंढेर को हत्या और हत्या का षड्यंत्र रचने का दोषी पाया गया है। उस समय अचानक से दोनों लोग रोने लगे थे। पंढेर बहुत ज़्यादा सख्ते में आ गया था, गिर गया था नीचे, और पंढेर का लड़का जो करणदीप है और उनकी वाइफ है, उन्होंने बाहर आके मीडिया से बोला था कि अदालत पे से हमारा विश्वास उठ गया है। पर उनको सुरेंद्र को नहीं चाहिए, उनको जस्टिस नहीं चाहिए, उनको पंधेर चाहिए, उनको एक नाम वाला आदमी चाहिए कि टंगे। ठीक है यार, इफ दिस इज व्हाट जस्टिस इज, फाइन, बट दिस इज इनजस्टिस फॉर अस एज फैमिली। दिस इज इनजस्टिस, वी आर हर्टिंग फॉर इट यार, बिकॉज as Indian I expect my country to do justice to me. I expect my judicial system to do justice to me. This is wrong. When we were held guilty by the court, my lawyer came up to me, that's Devraj. He was very blunt to me. He's like, listen, I fear it's going to be a death penalty. But they have asked me to argue what kind of a penalty would you want? क्योंकि ये इंडिया है, यहाँ अगर आप हमें लाइफ से करेंगे कि लाइफ कन्विक्टेड करेंगे तो हमारी अपील भी नहीं
तय हो पाएगी। आप हमारे डेथ पेनल्टी कर दें तो कम से कम हमारी 1-2 साल में अपील सुन जाएगी। No, you are my lawyer and you ask me to basically sell my father out and asking me to take a death penalty against him. तो अब इसे गिल्टी होल्ड के इस ऑर्डर के खिलाफ कौन करेगा? हाई कोर्ट ही करेगा। अगर हाई कोर्ट आप यहाँ से गिल्टी लाइफ में कर देंगे तो हाई कोर्ट अपील नहीं सुनेगा। कारण है कि हाई कोर्ट में ऑलरेडी 20 साल से पेंडिंग है, जिनकी 20 साल पहले लाइफ में हुई कन्विक्शन, वो अपील आज तक तय नहीं हो पाई। तो हमारा भी नहीं होता तो 20 साल बाद होता। तो ये एक रास्ता दिखाई दिया कि इससे आप हमें डेथ पेनल्टी कर देंगे तो 1-2 साल में उम्मीद है कि हमारी अपील सुन जाएगी। I thought for it for 2-3 minutes. As I listened, I know it's a very hard decision for me. Go in for the death penalty. Let's see. आज डिसीजन में सुरेंद्र कोहली को 302 में डेथ सेंटेंस, फाइन ₹50,000। पंडेर को 302 120 में डेथ सेंटेंस, फाइन ₹50,000। अरे वो तो बस जब वर्डिक्ट इसमें आया था वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकता। आज तो बहुत खुश हो गया जब दोनों का फांसी हो गया, इसलिए जो गरीब बच्चा सारे बच जाएगा। भारतवर्ष का जितना बच्चा है, गरीब हो अमीर हो, सारे बच जाएगा। हमारा वकील साहब बहुत ही, हिंदुस्तान की कोर्ट बहुत अच्छी है सारी, और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि सीबीआई ने जिन मुलजिमों को बचाने का प्रयास किया पंडेर को और चार्जशीटेड भी नहीं किया, माननीय न्यायालय ने उसको आज फांसी की सजा दी है। इससे सबसे बड़ी बात देखने वाली है। तो इसलिए वो तो बड़ा ही, उसको तो याद करने के बाद में शायद दोबारा से बहुत ही ज़्यादा खुशी का अनुभव हमको होता है। बहुत ही रोमांचक पल था वो। And when he heard that he was held guilty anyways, he in fact told me, don't appeal it. It's just useless. He had actually given up hope. He's like, you know what, I've just been branded. Just let it be. Like, it's no use fighting for my life. Why don't you actually break away from everything? Sell off a few things that you possess. Start a new life. Live your life the way you want to. Let these cases be. आपको लगता है कि कहीं पे प्रभावित हुआ है फैसला या? Thanks to the media. Thank you. आप अपील करेंगे? करूँगा। आपके फादर ने क्या कहा है इस पे पूरे मुद्दे? He doesn't want me to appeal. He says, I want to die. इतनी जिल्लत में मैं नहीं रहना चाहता। He's told me not to appeal, but I am going to appeal. I am. Thank you. And I refused. And I still remember I was crying. I was standing with him. I was crying. I was like, it's not going to happen. As much as you want to try to explain things to me, it's not going to happen. It's the end of the story with me. I'm fighting it. I'm fighting it. I will not lose heart for it. I'll not give up on you because it's not in me. I don't give up on things. I don't give up on family, and especially my father. Never ever will I. दस बजे करीब था जिस रोज वो गायब हुई है। तो इतने में जो पहले ही 2-3-4 केस तो पहले ही पता लगा था यहाँ से ऐसे हो रहे, एकदम से मतलब परेशान हो गए। ये काम छोड़ के सब लड़के जो हैं ये तो कोई साइकिल, हमारे पास 3-4 साइकिलें रहती थी, कम से कम 4 साइकिलें 5 साइकिलें, सबके पास अपने बच्चे सब अपने साइकिलें से मतलब आना जाना रहता था। वो हम जैसे यहाँ से भागते गए तो वहाँ पे मतलब पूछा जाके कि मेरी लड़की आई है, तो बोली नहीं मेरी मशीन ख़राब थी, वो लड़की चली गई है। तो कह रही दुपट्टा लेकर के हाथ में उलाड़ते उड़ते चली गई खेलती खेलती। फिर उधर पनवारी बैठे थे, हम कहे भैया तुमने देखा है क्या? बोले नहीं हमने नहीं भी देखा। फिर एक फल वाला बैठा था, हम कहे भैया तुम तो फल पासी में लगाए हो, गई है लड़की इधर का? कह रहे नहीं ना हम जाते देखा ना आते देखा है। यहाँ गेट पे मुनिंदर खड़े हुए थे तो बोला, मैंने पूछा बाबूजी हमारी बेटी आई है? तो बोले कि नहीं हमने यहाँ नहीं देखा बेटी को, तुम्हारे यहाँ नहीं आई है। तो हमने बोला आप यहीं पे बहुत देर से खड़े हो और आप देखा नहीं? इधर ही तो गई थी अभी दुपट्टा लेके। तो बोले नहीं नहीं इधर हम देखे नहीं, खड़ा तो मैं हूँ मगर देखा नहीं, ऐसे बोले सरदार जी। फिर खड़े तो हूँ मैंने देखा नहीं, और ताकि गेट ही पकड़े खड़े हुए थे, गेट ही पे खड़े रहे और खूब रो रही। बोला तब भी नहीं बोला कि चलो तुम्हारी बेटी हमने पकड़ ली, कुछ नहीं बोला।
अंदर बुला के बंद कर लिया बेटी को मेरी। तो ये कोई मानने को तैयार नहीं है कि मनिंदर सिंह को अपने घर के बारे में कुछ पता ही नहीं था कि क्या चल रहा है 2 साल से, और फिर उनको अपने सवालों के सही से जवाब मिले नहीं हैं। कोई ये ठीक से कह सकता है कि मनिंदर सिंह पंदेर को इसलिए हमने शामिल नहीं किया, या मनिंदर सिंह पंदेर इसलिए अपराधी नहीं है, या ऐसा नहीं है? Everything has happened in your house. How come you don't know? That is the simple most question people ask. My question to them has always been a very standard question. You are sitting right now in front of me. What is happening in your house? Please explain it to me. And they don't have an answer towards it because they can't. You wanted to see the servant quarters? Come. Oh, they're not here right now. A master and a servant is actually a very wide term for an employer and an employee. We just retain the colonial term servants. Otherwise, they are as good as our employees these days. We cannot. It's not any kind of slavery. They get their monthly dues. They do their work according to what they're prescribed to do. And that's about it. It's a very clean, you may say, it is an employer-employee sort of a thing. And like she is our maid at the house, as well as she is the gardener's wife, and they take care of the entire garden, as well as she mops inside. नहीं, घर तो एक नॉर्मल हाउस था, जैसे सबका हाउस होता है। उस हाउस में ऐसी कोई एबनॉर्मलिटी नहीं थी, बिकॉज ये आदमी जो कोहली था, जो इंसिडेंट कर रहा था, वो ऊपर बाथरूम में उसके सारे इंसिडेंट थे, नीचे थ्रॉटलिंग कर दी और ऊपर जाके उस चॉपिंग करता था। तो एक नीचे एकदम नॉर्मल हाउस था, जैसे नॉर्मल हाउस होता है। केवल अंतर इतना था कि उसमें कोई फैमिली नहीं रहती थी। पंदेर जब कभी आते थे तो रहते थे, अदरवाइज यही रहता था। तो बेसिकली तो ये एक तरह से उस घर का मालिक था मेरी समझ से। So Kohli's relation to the house was very clear. He used to take care of the house when my father or we people were not around there. So in a very simple term, when we were not there, he was the master of the house. Like they have a unit to themselves. Kohli had on the first floor, he had a room to himself and he had a washroom attached to it. He had an independent entry as well as an entry from inside the house. They think it's us who has done it. It's my father who has done it. How much ever we explain it, how much ever we try to simplify things for them, they just don't want to. They have a story has been, made in their head and they're following that. They are not looking towards the evidence. I, in fact, sat down with the single victim's family for once and explained him the evidence. Listen, this is how it is. And he didn't pursue a case against my father. My father was not summoned in his son's case. And that case has reached High Court. And only Surinder Kohli was convicted in that case. My father was not made a party in that case also. Yeah, main चीज़ जो हमको खल रही है ना। अरे यार तू इसे पढ़ अपनी स्टेशन ये पढ़। The last incriminating circumstance included by ये वाला पोर्शन है ना, धोबी की लड़की थी। सिगरेट पिलवा अपनी स्टेशन में डाल दे, कहीं कुछ नहीं लगा, उन्हें खोल के मारा था, दे दे के यही तो सारी डिस्कस है। He used to commit murder confession statement. तो सारा उन्होंने डिस्कस कर लिया। तब तक मैंने देखा कि उधर से एक लड़की आ रही है जिसका नाम ज्योति था। वो घर पे पहले भी कपड़े वपड़े लेने के लिए आती थी हमारे घर पे। अच्छा। तो धोबी की लड़की थी। तो पहले भी 1-2 बार हमारे घर में मतलब अपने भाई बहन के साथ कपड़े लेने के लिए आई हुई थी। तो मैंने उसको आवाज़ लगा करके उसको कहा कि कपड़े ले जा प्रेस के। तो वो आ गई तो उसको मैंने घर के अंदर ही बुला लिया और उससे पूछा कि तू कहाँ से आ रही है। उसने कहा मैं चुन्नी पीको करा के आ रही हूँ। तो चुन्नी पीको करा के आ रही हूँ। फिर उसके बाद जो है उसको मैं कहा तू कपड़े गिन ले। वो कपड़े गिनने लगी और चुन्नी उसने साइड में रख दिया।
मैंने उसी के चुन्नी से उसका गला दबा करके उसको बेहोश कर दिया, जिसकी उम्र करीब 10-12 साल की थी, और इसको भी बेहोश कर दिया। उसके बाद इसके साथ सेक्स करने का कोशिश किया और नहीं हो पाया। उसके बाद उसी चुन्नी से उसका गला दबा कर उसको ऊपर बाथरूम में रख दिया, और बाथरूम में रखने के बाद फिर नीचे आया और नीचे आकर के एक कट्टा लेकर के गया और कट्टे में डाल करके इसको रख दिया, और शाम तक ये वहीं बाथरूम में पड़ी रही। उस दिन साहब घर में ही थे, मोनिंदर सिंह घर पे ही था उस दिन भी, लेकिन इसको पता है या नहीं है ये मेरे को पता नहीं है। ज्योति था, ज्योति कहाँ आई है? ज्योति हाँ है ना, जिसका नाम ज्योति था। अच्छा, वो धोबे की लड़की थी। है ना, मैं ही पढ़ी थी उस दिन, मैं ही पढ़ी थी उस दिन। साहब घर में थे, मोनिंदर सिंह घर पे ही थे, लेकिन उसको पता है या नहीं ये मेरे को पता नहीं है। उससे बार बार हम लोग भी यही हैमर करने की कोशिश करते थे कि कैसे ये हो सकता है कि इतने दिनों से ये चल रहा है और आप पता ना हो कि ऐसा हो रहा है। तो धीरे धीरे इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस उसमें था कि, और इतना सिंपल था कि मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि कोई आदमी इस ढंग का हीनस क्राइम जो है वो कर सकता है। तो ना तो उसमें कोई बुरी आदत थी, ना वो ड्रिंक करता था, ना वो सिगरेट पीता था, ना वो कोई इधर बाहर जाता था, ना कोई उसको मिलने आता था। तो ऐसे आदमी पे डाउट करना जो है वो नॉर्मली पॉसिबल नहीं होता है। क्यों डाउट किया जाए जबकि ये ठीक ठाक कर रहा है? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि पंधेर इतना पढ़ा लिखा आदमी, हालांकि अगर उसको भी कोई बीमारी थी, वो बहुत समझदार था, वो उसके पास इतने मीन्स थे कि वो उनको डेड बॉडीज़ को बहुत अच्छी तरह से ठिकाने लगा सकता था। वो अपने घर के आगे पीछे नहीं फेंकता। अगर कोई भी समझदार आदमी शायद नहीं फेंकेगा। क्या कारण है? जब भी मर्डर हुई है तब तो यहाँ नहीं हुआ, क्या मतलब है इसका? यहाँ हम आज चोरी करें और दूसरी दुकान मकान में सामान रख दें तो वही चोर माना जाएगा, हमारा नहीं। वो चिल्लाए कह दे वो रख दिया, कोई नहीं मानेगा। जितना कांड हुआ उसका घर पे मौजूद हुआ, बरामद हुआ, तो कोली मुलजिम कैसे है? मेन मुलजिम तो पंडेर है। उनको क्या करना है? सारा सबसे लेट का केस हमारा ही तारीख आना था क्या? हमारा ही कम से 10-12 निकल चुका है, और हमारा अभी एक आया। एक के आने के बाद सबको रोक दिया गया, सब रोका है। ये सीबीआई का करामात है सब। सीबीआई हमारे साथ जो भी गद्दारी किया तो सोनिया जी ने किया है। टोटल इसके अंदर 6 केसेस दर्ज हैं। बाकी लोग तो जो पीड़ित थे वो तो अपना पैसा वैसा लेके बिक गए, लेकिन 6 लोग अभी ऐसे हैं जिन्होंने पंडेर के खिलाफ असलियत वाले बयान दिए थे, जिसमें एक में रिम्पा हल्दर वाले में तो फांसी की सजा का ऑर्डर हो गया है, और पिंकी सरकार वाला अब नहीं, पायल में नहीं हुआ, नहीं हुआ अभी नहीं हुआ, केवल एक हुआ है। अब दूसरा पिंकी सरकार वाला मामला उसमें बहस में लग गई है, उसमें भी दोनों को फांसी होगी। इसके बाद ज्योति मेरा अपना मामला है, इसके अलावा करमवीर और उसका सुनील विश्वास का मामले भी पेंडिंग है, जिनमें पंडित के खिलाफ सारे बयान, और दोनों को ही इसमें सजा होनी है। तो इसलिए इसमें काफ़ी लंबा अभी समय लगेगा, और तब तक तो हम इसको बाहर जेल से आने देंगे नहीं, क्योंकि ये आएगा नहीं बाहर, मोनिंदर सिंह पंधेर, और अभी इसमें लंबी प्रक्रिया, कानूनी प्रक्रिया इसमें रहेगी। इस तरीके से थोड़ा सा आप बता दें। इसमें लोगों को पैसा खूब दिया लिया गया। लोगों ने के अपना घर बना लिए, जो झोपड़ी में थे वो कोठियों में हो गए, जिनके पास साइकिल नहीं थी उनके पास गाड़ियां हो गई। बकरा जब कटेगा तो छुरी से कटेगा, कहीं भी भाग के रहे, कितना भी रहे। नहीं लेके तो निकाह कि वहाँ एकत्र और क्या
गोरे गोरे गाल तेरे। अच्छा क्या गाना है? अरे साथ गोरे गोरे गाल तेरे सीने पे मौसमी। अंदर अंदर अपना फोन तो हटाओ एक बार। तो हमें किसी ने बताया रात में यहाँ पुलिस आई थी और कुछ सामान कुछ ले गई है। तो हमें मतलब फिर तब उस पर शक हुआ। जब हमें पंडेर पे शक हुआ, मैं कहा हो सकता है इतने में गायब हुआ, जो कपड़े बच्चे हो सकता है। 10 बजे तब इनको हमने लड़कों को चढ़ाया दीवार पे, उसमें ढूंढवाया तो एक पन्नी में सर मिला, बिल्कुल साफ, काफ़ी पुराना। फिर उसके बाद में एक सर और मिला, फिर एक सर और मिला, 3 सर मिले, पुराने तीनों मिले। फिर थोड़ा घास वास हटाया हो गया तो उसमें देखा एक बोरी में जो है बॉडी पड़ी हुई। तो बॉडी में ये था 4 पीसों ये थे, ये जोड़ों पर से खुले हुए, यहाँ से और यहाँ तक जोड़े जोड़ खुले हुए थे। हाथों के भी यहाँ से यहाँ तक जोड़े जोड़ खुले हुए। नोएडा के सनसनीखेज निठारी कांड में अभियुक्त मोनिंदर सिंह पंढेर को इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने आदेश में पंढेर को 5 मामलों में जमानत दी है। There was so much concoction added by the Indian media that no one could understand what this man had done. Everyone thought he murdered children. He first sexually abused them, then murdered children, then ate them. Like, all in all, you were portraying a man to be a complete monster, to the extent that it is just not doable. Like, no person would ever in his darkest dream think there is a human being like this who exists. I always feared, like, what if my father wasn't there with me ever? What would I do? And I think my worst fears were answered here. I had to walk with my head held high. I had to face the world. I even thought to the extent, what if something happens to him while he's in custody? What am I going to do? And the only thing that came to my head was, like, in Indian judicial system, if a person passes away and his trial is still underway, and if it's a criminal trial, it automatically finishes. But I would still fight it. For my family's reputation, for my family's image, I would still fight it. I will not give up on it.
लड़ाई हमारी वही दशहरा जैसे रावण ने सोचा हमारे 10 भुजा हैं, पंडेर ने सोचा हमारे पास पैसा बहुत है, हमारे कानून हमारे हाथ में है और ये तो गरीब है, ये क्या करेंगे। राम को देखा, कहता ये तो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये तो हम कभी भी पेड़ से मसल देंगे इनको। राम और रावण की लड़ाई जैसी है वैसे ही हमारी लड़ाई और पंडेर की है कि वो पैसे वाला भी है, हम गरीब हैं। हमसे लोग कहते हैं वो तो हाथी है तुम चींटी हो, तो वही हमने कहा राम चींटी थे, रावण कितना बलवान था, कितना था, लेकिन समय अनुसार आखिर हार उसी को मानना पड़ा। विजय हमारी होगी, हकीकत में ही होगी, देर है अंधेर नहीं है, टाइम लगेगी।